नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे खतरनाक तरीके से। देख पा रहा हूँ क्लास के अंतर्गत अच्छे खासे बच्चे आ चुके हैं और ये आपकी स्टैटिक जीके की पहली क्लास है, इसलिए एकदम सफेद पेज छोड़ा हुआ है। भालाराम, कवि कुमार, सुमित। और अब हम बात करने वाले हैं कुछ अच्छे लेवल पे स्टैटिक जीके क्या क्यों किस प्रकार से होनी है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो जो जो बच्चा क्लास में मौजूद है एक बार बता देगा। सुबह की शुरुआत आज एकदम दमदार तरीके से करते हैं, क्या कहते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं, बातों का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। देखो, अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन में क्या है। मैं स्क्रीन का कलर भी उसी हिसाब से आपका परिवर्तित कर लेता हूं, सो दैट कि आपकी आंखों पर अत्यधिक जोर ना पड़े। राइट, ये व्हाइट स्लाइड क्यों डाली हुई है? ओके भाई, ये करना पड़ेगा। ओके, लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके का। और स्टैटिक जीके 2026 की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ठीक है, स्टैटिक जीके 2026। स्टैटिक जीके 2026 की शुरुआत यहां से हो रही है। ओके, क्योंकि अगर आप में से कुछ बैचेस में, आपके जो बैच हैं, अगर उसमें रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है मेरी, तो वो 2025 की होगी। अब मैं 26 के स्टैटिक जीके यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक बात है। अब जो स्टैटिक जीके 2026 आपको देखने को मिलती है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? पहली बात तो स्टैटिक जीके क्या होती है? स्टैटिक का मतलब जो स्थायी तत्व होते हैं। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले आप इसका अर्थ समझना। अभी हमारा पहला पॉइंट ये होगा कि मैं आपको इसका अर्थ समझाऊं, इसकी डेफिनेशन समझाऊं, इसकी परिभाषा समझाऊं। इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊं, मैं इस चीज की परिभाषा आपको समझाऊं, फिर इस चीज का इंपॉर्टेंस आपको समझाऊं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मैं इसका सिलेबस आपको समझाऊंगा, फिर हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो चीज मैं आपको समझाऊं। इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा और इसके अंतर्गत आपके कोई अन्य मिसलेनियस डाउट जो बन सकते हैं, फिर मैं उसके बारे में बात करूं। ठीक है, तो पहली स्लाइड हमारी यही रहेगी। आज आज तारीख है आपकी 26 मार्च और सुबह के 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर इसका अर्थ क्या है। अर्थ समझिएगा सबसे पहले। सर इसका जो अर्थ आपको देखने को मिलता है, अर्थ क्या है? अर्थ होता है कोई भी तथ्य जो स्थायी है, कोई भी तथ्य जो स्थायी है, तथ्य जो स्थायी है, कोई भी तथ्य जो स्थायी है, जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, वो स्टैटिक होता है। जिस जो कथनात्मक माध्यम से बताया जाता है, जो कथनात्मक माध्यम में है, कथनात्मक माध्यम में है, माध्यम में है, जो गतिशील नहीं है, जो गतिशील नहीं है, नहीं है, वही बेसिकली स्टैटिक जीके हो सकता है। ठीक है, इसको हम और ध्यान से लिखते हैं, ध्यान से लिखेंगे क्या होता है कोई भी तथ्य। एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट which is stable, which is stable, any statement which is stable, which is stable and is in statement based, and is in statement based, is in statement based, in a statement based, and that's not dynamic, that's not dynamic, ये आपका स्टैटिक होता है। और मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये कहूं कि महात्मा गांधी जी इंडिया 1915 में आए 9 जनवरी को, ये एक स्टैटिक जीके हो गया। क्यों स्टैटिक जीके हो गया? क्योंकि यह एक कथन है और इसके अंतर्गत कोई अन्य प्रायोजन संभव नहीं है, इसलिए ये एक कथन हो गया।
दूसरी बात, स्टैटिक में होता है कि परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तनशील नहीं होती। जो मैं आज ये पढ़ा रहा हूं, आगे आने वाले कई वर्षों तक यह बिल्कुल सेम ही रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग परिवर्तन होना एक अलग बिंदु है, परंतु टॉपिक बेस में इसमें परिवर्तन नहीं होता। यही स्टैटिक जीके होती है। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्थावर। स्टैटिक का जो शाब्दिक अर्थ है, इसके शाब्दिक अर्थ का मतलब है स्थावर, यानी जो टिका रहे। इसका शाब्दिक अर्थ ही स्थावर होता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? स्थावर होता है, यानी स्टेबल होता है। शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है? स्थावर होता है। इसका मतलब क्या होता है? स्टेबल होता है। राइट, परफेक्ट है। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? आज की डेट में एग्जामिनेशन में जहां पर जीके जीएस पूछी जाती है, आज की डेट में अगर मैं एग्जामिनेशन की बेसिस की बात करता हूं, इंपॉर्टेंस इसका क्या है? एग्जामिनेशंस जो आप देखते हैं, एग्जामिनेशंस में ये मेजर पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये समझ लेना कि एग्जामिनेशन के अंतर्गत अगर जीके जीएस की बात करता हूं तो जीके जीएस का लगभग लगभग 30 to 40% यही आता है। तो जो जीके जीएस होती है, जीके जीएस का जो पोर्शन होता है, इसका 30% से लेके 40% आज की डेट में एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है स्टैटिक जीके के फॉर्म में। ये जरूरी है, ठीक है? ओके। दूसरा है, इसके अंदर सिलेबस कैसे कैसे हो सकता है। डाउट मैं आगे बताऊंगा, यहां सिलेबस के लिए जगह बना देता हूं। ठीक, ये लीजिए। सिलेबस में सबसे पहले आपका होता है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर होता है सबसे पहले। कला और संस्कृति सबसे पहले होता है। कला व संस्कृति सबसे पहले होता है। कला व संस्कृति। अब सब चीजें मेजरली इसी में आ जाती हैं। आपके डांसेस वगैरह ये सब चीजें इसी में आ जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका इसमें देखने को मिल जाएगा सर, जैसे नृत्य है, नृत्य देखने को मिल जाएगा। संगीत देखने को मिल जाएगा। वास्तुकला है, नृत्य हुआ, संगीत हुआ, वास्तुकला हुई, वास्तुकला आपको देखने को मिला। तो ये मेजर कथन है जो आपको यहाँ गौरव भाई देखने को मिल जाएंगे। राइट, और भी जैसे ईटीसी ईटीसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो त्योहार हैं वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो मेजर टॉपिक्स हैं आपके, जो इसमें से बहुत बार देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आपको देखने को मिलता है अवार्ड एंड ऑनर्स का। अवार्ड्स का मिलता है, ऑनर्स का मिलता है, अवार्ड्स का मिलता है, ऑनर्स का मिलता है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक अवार्ड एंड ऑनर के बाद किसका मिलता है? इसको मिलते हैं कि सर अवार्ड जो होते हैं वो सारे। इसके बाद आपको खेल का मिलता है, स्पोर्ट्स का। ठीक है, इसके बाद आपको देखने क्या मिलता है कि दुनिया में छोटा या बड़ा ये चीज होती है, पहला या अंतिम, ये देखने को मिलता है। तो आपके कुछ सुपरलेटिव देखने को मिलते हैं, सुपरलेटिव्स देखने को मिलते हैं। सुपरलेटिव्स का टॉपिक भी बहुत जरूरी है। जैसे ये होता है भारत में प्रथम, भारत में प्रथम, द्वितीय, ठीक है, भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। विश्व में प्रथम देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके बाद आता है कुछ टॉपिक्स आपके बुक्स एंड ऑल से टॉपिक आते हैं। मेजर टॉपिक है बुक भी एक, बुक्स वगैरह से टॉपिक आते हैं देन आपके, वो भी ले समझिएगा कि सर इसके बाद बुक से टॉपिक आएंगे। बुक्स, बुक से आते हैं। फिर साइंस एंड टेक से आते हैं, साइंस एंड टेक से आते हैं। फिर आपकी कुछ आपकी लोकेशन से आते हैं, या आप कह सकते हैं भूगोलीय परिस्थिति के कारण भी कुछ टॉपिक्स बन जाते हैं। यूनेस्को का बताइए, या कोई भी ऐसी चीज आपकी देखने को मिलती है जैसे यूनेस्को, यूनेस्को वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलते हैं। रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं, रामसर साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो कुछ टॉपिक आपके यहाँ क्रिएट होते हैं।
इसके अलावा आपके और भी टॉपिक क्रिएट होते हैं। अगर कोई मंदिर वगैरह का सोच रहा है तो बच्चे मंदिर वास्तुकला के साथ ही आ जाता है, नृत्य भी वहीं आ जाता है, घराने भी यहीं आ जाते हैं, संगीत भी यहीं आ जाता है, वो सब चीजें वहीं चली जाती हैं। मेजरली सुपरलेटिव्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। खेल है, अवार्ड है, ऑनर्स है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके कुछ टॉपिक स्ट्रेटेजी के, कुछ टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में भी मर्ज होते हैं। कुछ मिसलेनियस के टॉपिक होते हैं, कुछ आपके मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जो कहीं नहीं आते, और कुछ आपके करंट अफेयर्स के साथ आते हैं, कुछ आपके करंट अफेयर्स के साथ आते हैं जो वहीं पर पढ़े जाते हैं। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट स्पेशल करंट अफेयर्स भी होती हैं। सब्जेक्ट स्पेशल करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलती हैं। कुछ आपकी सब्जेक्ट स्पेशल होती हैं अलग अलग लेवल पर, सब्जेक्ट स्पेशल होती हैं। अभी सब्जेक्ट स्पेशल कैसे होती हैं मैं बता दूं। आपकी जीके के सभी सब्जेक्टों की एक अलग स्ट्रेटेजी है। जीके का कोई भी सब्जेक्ट है, मतलब भले ही पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी विषयों के अंदर, इन सभी विषयों के अंदर अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी की हो सकती है। अब जैसे मान के चलो पर्वत श्रेणियां हैं, या साइंस के भी किसी भी सिलेबस में ये हो सकती है, साइंस में भी बन सकती है। अब साइंस में मान के चलो मैं विटामिन पढ़ाने लगूं, देन वो एक स्टैटिक जीके बनेगा, मैं स्टैटिक जीके के हिसाब से पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो वो चीज होती है। तो यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। 2022 में, जब 2022 थी, तो मैंने एक किताब लॉन्च करी स्टैटिक जीके की 2022 में, और किताब के अंदर मैंने कुल 28 विषय कवर करे थे, और किताब पे मैंने लिखा था टॉप 25 मेजर पोर्शंस ऑफ स्टैटिक जीके। किताब का नाम था तथास्तु। बढ़िया। अब एक ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे जानकार तो हैं ही, खैर खैर, तो उनका हमेशा से ये रहता है कि अगर जीत भाई लॉन्च कर रहे हैं तो मैं भी करूं, और वो अच्छा करने का प्रयास नहीं कर पाते, वो प्रयास करते हैं कि मैं ज्यादा करूं तो वो अच्छा हो। तो उन्होंने किताब लॉन्च कर दी जिसमें लिख दिया टॉप 51 टॉपिक्स। 2023 में उन्होंने वो किताब लॉन्च करी, मेरे एक साल बाद। तो भाई अगली साल 2024 में मैंने फिर एक किताब लॉन्च कर दी, नहीं मैंने 2023 में दूसरी किताब लॉन्च कर दी थी जिसमें मैंने लिखा था टॉप 75 टॉपिक्स। तो उन्होंने क्या काम करा कि अगली किताब लॉन्च कर दी टॉप 90 टॉपिक्स। तो फिर मैंने एक और किताब लॉन्च कर दी 2025 में, एक और किताब लॉन्च कर दी टॉप 101 टॉपिक्स। तो अब मैं तुम्हें कमाल की बात बताता हूं, जो मैंने टॉप 101 टॉपिक्स लॉन्च करे थे, ठीक है, वो टॉपिक अभी भी वही थे जो मैंने शुरुआत में लॉन्च करे थे 28। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सर ऐसे 28 टॉपिक को आपने 101 कैसे बना दिया? एग्जैक्टली जो टॉपिक्स मैंने किताब के अंदर पढ़ाए हुए थे, एक एक चैप्टर में, मैं ये माइंडसेट ही नहीं था ना मेरा कि मैं बहुत सारे टॉपिक क्रिएट करूं। मेरा माइंडसेट बच्चों के लिए सिलेबस बढ़ाना नहीं था, मेरा माइंडसेट था बच्चों को डिटेल्ड में देना। लेकिन फिर वही बात है कि बच्चों को मजा आने लगा किताब के बारे में कि भाई बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे। एग्जैक्टली ये कोई मतलब ही नहीं होता, तात्पर्य ही इसमें नहीं है कि आप ज्यादा टॉपिक पढ़ लेंगे तो भला हो जाएगा। नहीं, भला नहीं होता। डिपेंड होता है कि आप टॉपिक पढ़ किस तरीके से रहे। अब जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर नाम से एक टॉपिक पढ़ाता हूं, अब लोग आर्ट एंड कल्चर नाम से 20 टॉपिक पढ़ाते हैं आर्ट एंड कल्चर के, कि वेशभूषा अलग पढ़ाएंगे, वास्तुकला अलग पढ़ाएंगे, मंदिर वास्तुकला अलग, मूर्ति वास्तुकला अलग, नृत्य शास्त्रीय नृत्य अलग पढ़ाएंगे, फोक नृत्य अलग पढ़ाएंगे, संगीत अलग पढ़ाएंगे, ओरिजिनल अलग पढ़ाएंगे, घराने अलग पढ़ाएंगे, भारतीय संगीत अलग पढ़ाएंगे, कर्नाटक संगीत अलग पढ़ाएंगे। तो एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे टॉपिक क्रिएट होने के पोर्शंस है। अब जैसे इसमें यूनेस्को है, यूनेस्को के अंदर कल्चरल साइट्स को अलग पढ़ाएंगे, नेचुरल साइट्स को अलग पढ़ाएंगे, और क्रिएटिव सिटी नेटवर्क पढ़ाएंगे ही नहीं। तो ऐसे होता है। तो आप निश्चिंत रहना, आपका जो मेजर पोर्शन है वो इसमें कवर हो जाएगा। और जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अनुज है, अनुज में एक बात मैंने देखी है, एक ना तो एक दिन भी पढ़ाता देखा मैंने। अनुज क्लास में है, अनुज एक दिन मैंने पढ़ता नहीं देखा यार लड़का, ना मैंने कभी नोट्स के बारे में पूछता देखा। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो इसका एक ही दिक्कत होती थी, सर पॉलिटी कब शुरू करोगे। जब पॉलिटी शुरू हुई तो आज इसका कहता होता है कि सर इकोनॉमिक्स कब शुरू करोगे। कभी पढ़ता नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ता देखा मैंने। अलग ही लेवल का घनचक्कर आदमी है।
अब मुझे ये बताइए, सबसे पहले मैं इसमें से किस टॉपिक को स्टार्ट करूं? पहले मैं आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करूं, अवार्ड ऑनर को, स्पोर्ट्स को, सुपरलेटिव्स को, बुक्स को, यूनेस्को के, मिसलेनियस को? जो टॉपिक आप कह दोगे वहां से स्टार्ट कर देंगे। टोटल कितने दिन लगाएंगे? लगभग यार मान के चलिए 20 से 25 दिन का टाइम लगेगा और आपकी स्ट्रेटेजी के कवर हो जाएगी, अच्छे लेवल पर कवर होगी। बताओ, जो टॉपिक आप कहेंगे उस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। कोई डाउट आपका है तो बता दीजिए, अगर आपका कोई डाउट है तो बताइए। तो मेजर लोगों का वैसे तो आर्ट एंड कल्चर का कहना है यार, आर्ट एंड कल्चर बहुत हैवी हो जाएगा, पहला टॉपिक ही आर्ट एंड कल्चर का आना तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएंगी। मैं तो आर्ट एंड कल्चर से शुरू कर दूंगा, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया शुरुआत से ही। ये सिलेबस का कोई क्रम नहीं है, इसमें से कोई भी टॉपिक कहीं पे भी उठाया जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर टफ होता है एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है, स्पोर्ट्स से पढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर टफ हो जाएगा, इसलिए आर्ट एंड कल्चर से नहीं, स्पोर्ट्स थोड़ा इजी बनेगा, इसलिए स्पोर्ट्स से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आसान पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है स्पोर्ट्स से पढ़ाते हैं। अरे ऐसा कोई क्रम नहीं है इसका, मैं स्पोर्ट्स को ऊपर लिख देता, स्पोर्ट्स ऊपर हो जाता। ठीक है, खेलकूद वाला स्टार्ट करते हैं। आपको पता लगेगा, आपने पढ़ भी रखा होगा ना, तो आप बाकी लोगों से कंपेयर भी कर पाएंगे कि आपके पास क्या आता है। चलो, तो आज हम खेल सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। ये फाइल जैसी आपको दिखाई दे रही है ऐसी ही फाइल ये आपको मिल जाएगी। तो आज हम मेजरली किस किस बारे में डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, एशियन गेम्स हो गए, तो ओलंपिक्स में पैरा ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, एशियन गेम्स हो गए, नेशनल गेम्स हो गए, ये सब चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे यार। नेशनल गेम्स हो गए, ये सब चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। कोई भी ऐसा पोर्शन ना हो जो आपसे रह जाए, हर एक चीज को कवर करते चलेंगे। टीटी क्या होता है? टेबल टेनिस होता है, टेबल टेनिस। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम क्रिकेट से। हमारा पॉइंट रहेगा क्रिकेट के बारे में पढ़ने का, एक तरीका रहेगा, हम क्रिकेट के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसकी छोटी मोटी डिटेल्स देखेंगे, फिर इसके नियमों को देखेंगे, फिर इसके इतिहास को देखेंगे। आपको मजा आ जाएगा कुल मिला के, ठीक है, कुल मिला के आपको मजा आ जाएगा क्रिकेट को पढ़ने के बाद। तो क्रिकेट का सबसे पहला पोर्शन ये है, क्रिकेट के पिच और बैट के आयाम क्या होते हैं? क्या एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है? जी हाँ, एग्जामिनेशन के लिए दोनों ही जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझ लेना। बहुत ही बेसिक तरीके से आप समझेंगे, उसके बाद ही आप इस चीज का ओरिजिन करा पाएंगे और समझ पाएंगे। अभी शुरुआत के अंतर्गत आपको ये जैसे सोच रहे हैं ना स्लाइड बेस ही होगा क्या सारा, नहीं। जो स्टैटिक जीके होता है उसमें मेजर पोर्शन ऐसा होता है जो स्लाइड बेस्ड चलता है, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि इसको मेजरली हाथ से लिख कर रखा जाए, हाथ से ही लिख कर पढ़ाएं। आप जो चीज कह रहा हूं ये नोट करते चलना है, इसको नोट करना है। जैसे पहला ही, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, जो लगभग 20.11 मीटर होती है। पिच की चौड़ाई जो होती है वो होती है 3.05 मीटर। ये मीटर में याद रखना है, गज में याद रखना है, क्योंकि गज बहुत ज्यादा फेमस है। आप इस तरीके से देखेंगे, ये पिच होती है, राइट। यहां पे आपके स्टंप लगे होते हैं, 3 स्टंप यहां है, 3 स्टंप आपके यहां लगे होते हैं, राइट। तो अगर स्टंप्स के बारे में ही डिस्कशन यहां किया जाएगा तो यही जो चीज है ये 3.05 मीटर, 3.05 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो लेंथ है, ये वाला हिस्सा है, इसका 22 गज है, जो लगभग 20.11 मीटर देखने को मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। पिच की जो सतह होती है, सरफेस जो होती है, पिच की सरफेस की अगर मैं बात करता हूं
तो सरफेस आपको या तो ग्रास में देखने को मिलेगी या क्ले में देखने को मिलेगी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। विश्व में आरंभ अगर हम बात करते हैं, विश्व कप का आरंभ, ये ओडीआई कप है। ओडीआई कप जो आपका स्टार्ट होता है यह 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। सबसे लंबा टेस्ट मैच 10 दिन खेला गया था 1939, नाम था इसका डरबन टेस्ट। साउथ अफ्रीका, डरबन, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के अंतर्गत खेला गया था, सबसे बड़ा टेस्ट मैच था। बैट की लंबाई होती है 38 इंच। याद रखने का तरीका क्या है, जो स्टंप होते हैं उनकी लंबाई होती है 28 इंच स्टंप की, तो स्टंप से ठीक 10 इंच ज्यादा होते हैं। याद रखने का तरीका यही है कि अगर मैं आपको बताऊं, जो स्टंप होते हैं, स्टंप जो होते हैं, स्टंप्स होते हैं आपके 28 इंच ऊंचे, तो स्टंप से ठीक 10 इंच ज्यादा लेंथ होती है आपकी किसकी, बैट की। तो क्रिकेट बैट जो होता है, बैट, तो बैट की जो लेंथ होती है वो 38 इंचेस होती है। बैट की जो विद होती है, विद की बात करता हूँ, 4.25 इंचेस होती है चौड़ा। बैट का एज 40 तक का हो सकता है, मोटाई बैट की 40 हो सकती है। बैट की सामग्री विलो लकड़ी होती है, कश्मीर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। और बैट की जो ग्रिप होती है वो रबर या चमड़े की होती है। पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि क्रिकेट का बैट विलो लकड़ी का बना होना चाहिए, बट वर्तमान में रूल है कि क्रिकेट का बैट लकड़ी का बना होना चाहिए। यहां बताया जाता है कि क्रिकेट के बैट और स्टंप की लंबाई में 10 इंच का अंतर होता है। हाँ, मैंने बताया भी है। जो पहला टेस्ट मैच 1877 में खेला जाता है और ये इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और इसमें इंग्लैंड जीत जाती है। इसके बारे में याद रखें, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट इसके बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, नोट करिए। ठीक है, बेहतरीन। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है, जैसे बच्चों को कई बार इसमें लगता है, ठीक है, कि सर इनको फिर जीता किसने था, क्या ये भी होता है? सर स्टाम्प का लेंथ कितना होता है? बेटा 28 इंच आपको दिखाई नहीं दे रहा है? कितना प्यार से तो लिखा है मैंने, 28 इंच स्टम्प का लेंथ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, जैसे कई बार बच्चों को इसमें डाउट रहता है, याद नहीं रख पाते कि सर इसमें जैसे पहला आपका ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप का आरंभ होता है इंग्लैंड में, तो सर इसमें जीता कौन था, विनर कौन रहा था? देखो, पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन इसमें खुद इंग्लैंड में होने के बावजूद भी इंग्लैंड नहीं पहुंच पाई। ये जो पहला वर्ल्ड कप आपका होता है, इसका जो फाइनल मैच होता है, इसका जो फाइनल है, फाइनल वो क्लाइव लॉयड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया है, मतलब वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और कौन जीतेगा? तो वेस्ट इंडीज के द्वारा इस मामले को जीता गया था। वेस्ट इंडीज ने इस मैच को जीत लिया था, ठीक है। वेस्ट इंडीज की टीम पहले बहुत खतरनाक मानी जाती थी क्योंकि इसके अंदर प्लेयर्स कम, गैंगस्टर ज्यादा थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो पहला टेस्ट मैच था, ये भी ऑस्ट्रेलिया जीती है 45 रनों से। तो इसका फाइनल भी किस किस के बीच में हुआ था यार? एक ही टेस्ट मैच था ये, तो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और यहां जीता कौन है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में? सर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये हुआ था, एमसीजी में हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, यानी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, राइट। कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। कमाल की बात तो यह है भाई साहब, आप इस विश्व की विडंबना तो देखिए, जो क्रिकेट के शुरुआत करता है वो ही शुरुआत में नहीं जीत पाए, अब तो वो खाक जीत पाएंगे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्रिकेट के अंतर्गत बॉल और स्टंप्स के आयाम क्या होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, पिच और बैट के आयाम क्या होते हैं, मैं बताता हूं बॉल और स्टंप्स के आयाम क्या होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब की सब चीजें बड़ी जरूरी होंगी, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो स्क्रीन पे लिखी हो और जरूरी ना हो। जैसे स्टंप्स की ऊंचाई मैंने बताई 28 इंच होती है, बता चुका हूं। एक बॉल जो होती है, बॉल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आप समझिएगा। सर पहले बॉल का वेट कितना होगा, वो 155 से 163 ग्राम। बॉल की परिधि जो होगी, बॉल की परिधि वो 8.9 इंच होगी, 8 से 9 इंच होगी। और अगर एमएम में जाओगे तो 224 से 229 एमएम देखने को मिलेगी। एंड स्टंप्स की लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी, स्टंप्स की लेंथ 28 इंचेस देखने को मिल जाएगी। इधर बॉल का वेट है, राइट। कई बार बॉल का डिफरेंट कलर भी होता है, बॉल का डिफरेंट कलर भी होता है उमेश। अब वो कैसे, जैसे अगर लाल बॉल है तो वो टेस्ट मैच में, सफेद है तो ओडीआई या टी20 में, गुलाबी है तो डे नाइट टेस्ट में। 80 ओवर बाद नई बॉल का विकल्प होता है। बॉल निर्माता ड्यूक्स है या कुकाबूरा है या एसजी है। ये तीन ही कंपनियां ऐसी हैं जो बॉल का निर्माण करती हैं, और ये केवल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ही बॉल बनाती हैं, अन्यथा ये किसी अन्य प्लेटफॉर्म के लिए बॉल नहीं बनाती, ठीक है, याद रखना। 3 स्टंप्स होते हैं, लेग, मिडल एंड ऑफ। स्टंप्स की चौड़ाई 9 इंच होती है, कुल 9 इंच की चौड़ाई होती है। प्रत्येक स्टंप्स का व्यास जो होता है 1.375 में, जरूरत नहीं है। 2014 से एलईडी जिंक बेल्स का प्रयोग होता है। बेल्स दो होती हैं, छोटी और बड़ी। थोड़ा सा इसमें याद रख लेंगे, कोई इसमें जरूरी बात नहीं है। एलईडी बेल्स की शुरुआत 2014 की एशेज सीरीज में हुई थी। आजकल देखते हो ना, जो बेल्स लगी होती हैं क्रिकेट के अंतर्गत, जो स्टंप लगे होते हैं, पहले लकड़ी के बने होते थे, लेकिन वर्तमान में स्टंप लकड़ी के बने हुए थोड़ी आ रहे हैं। वर्तमान में स्टंप्स एलईडी लाइट्स के बने हुए आ रहे हैं, तो वो जिंक स्टंप्स उनको कहा जाता है, ठीक है। वो 2014 से शुरू हुए थे। सर क्या बॉल के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो इसमें भी डिफरेंस होता है? हाँ होता है। लाल बॉल के अंदर इसका वजन ज्यादा होता है, वो ये लगभग 160 ग्राम तक ही जाती है, और ये लगभग 155 से लेकर 160 ग्राम तक ही जाती है। जो 163 ग्राम वजन होता है वो रेड बॉल का ही होता है। इसका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर जो लेदर का यूज किया जाता है वो थोड़ा टफ लेदर होता है, जिसका यूज इसमें किया जाता है, टफ लेदर यूज होता है, राइट, याद रखना। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आपको होगी। ठीक बात। नहीं, बेल्स छोटी होती हैं। जो बैट्समैन एंड होता है वहां बड़ी बेल्स लगी होती हैं, और जो आपका एंड होता है, बॉलर एंड होता है, वहां पे छोटी बेल्स लगी होती हैं। क्रिकेट के स्टंप्स के ऊपर जो लगा हुआ हिस्सा होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां पे लगी होती हैं बेल्स, इस तरीके से। ये जो ऐसे लगी होती है वो बेल्स कहलाती है, राइट, ये होती है बेल्स, ठीक है, ओके। अच्छा, आप में से कोई बच्चा है जो मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता है? बता दें, अगर आप मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहते हो तो मेरे पास पूरा इंतजाम है, टेंशन फ्री है ना। लेकिन हाँ, फिर माहौल पूरा उसी हिसाब का सजना चाहिए। अगर तुम सच में, झूठ नहीं बोल रहा, मजाक से हट के बता रहा हूं, अगर तुम सच में क्रिकेट मैच खेलना चाहते हो तो जुलाई में हम क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। जुलाई में क्या होता है कि जुलाई में मेरे पास 5-6 दिन, 7-8 दिन रहते हैं। जुलाई में मैं ऑफ ले रहा होता हूँ, ठीक है, जुलाई में मैं ऑफ ले रहा होता हूँ। अगर आप क्रिकेट मैच कभी खेलना चाहते हैं, बस उसके लिए आपको नोएडा तक आना पड़ेगा, और फिर मेरे यहाँ पे मैं पूरा क्रिकेट ग्राउंड बुक करा लेता हूँ। बहुत बार करा रखा है मैंने। आना पड़ेगा, फिर देख लेना। ठीक है भाई, आपको मैं जुलाई में बता दूंगा, जुलाई में आप पूछ लेना।
जुलाई में आपको प्रॉपर ऐसा प्लेयर्स वाला फील करा दूंगा। सब खाना पीना सब रहेगा भाई। एग्जैक्टली क्या होता है कि जुलाई के महीने में मैं क्रिकेट वगैरह, जेवलिन वगैरह, पहले जेवलिन, पोलो ये खेल रहा, जेवलिन गोल्फ वगैरह खेल रहा होता था, अब क्रिकेट ही खेल रहा होता हूँ। हाँ, जुलाई में ही ऑफ होता है भाई मेरा। चलो, क्रीज की भी जानकारी देख लीजिए। क्रीज भी आपकी देखने को मिलती है, टाइप ऑफ क्रीज होती है, कौन सी क्रीज कहाँ है। ठीक है, नोएडा आना पड़ेगा है। दूसरा, बैटिंग क्रीज देखने को मिलती है जहां बल्लेबाज खड़ा होता है, इसे रिटर्न क्रीज भी कहते हैं, जहां बल्लेबाज खड़ा होता है इस तरीके से, राइट, जहां बैट्समैन खड़ा होता है बेसिकली, हाँ, राइट, इस तरीके से। दूसरा है पॉपिंग क्रीज, जहां से गेंदबाज बॉल डालता है स्टंप से 1.22 मीटर, 4 फीट आगे होती है, इसको पॉपिंग क्रीज बोलते हैं। गेंदबाजी क्रीज 2.65 मीटर होता है, स्टंप इस पर लगे होते हैं। और रिटर्न क्रीज, जो बॉलिंग क्रीज के दोनों सिरों पर लंबवत खींची जाती रेखा है, वो 8 फीट की होती है, वो रिटर्निंग क्रीज आपकी देखने को मिलती है। इस तरीके से आप समझिएगा, इसमें मैं सारा क्लियर करता हूं मामला। यहां स्टंप्स लगे होते हैं, यहां भी स्टंप्स लगे होते हैं, राइट। ये जो होता है बैटिंग क्रीज, ये होती है बैटिंग क्रीज। पॉपिंग क्रीज होती है, ये वाला हिस्सा पॉपिंग क्रीज का होता है। बॉलिंग क्रीज जो होती है, वो ये वाला हिस्सा बॉलिंग क्रीज का होता है। रिटर्निंग क्रीज जो होती है, वो ये वाला हिस्सा रिटर्निंग क्रीज का होता है। दिस इज रिटर्निंग क्रीज। ठीक है, बताइए। ठीक है, याद रखेंगे, तगड़े तरीके से आपको याद रखना होगा। मेरे मुन्ने भूल ना जाना, इसको याद रखना। आगे हम बात करते हैं, आगे समझिएगा, कुछ नियम है डीएलएस और डीआरएस। इसमें बहुत बार बच्चों को दिक्कत होती है, सर डीएलएस के बारे में बता दीजिए, डीआरएस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि इसके बारे में लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं डीएलएस की बात करता हूँ, डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम इसको बोला जाता है। कल ही तो पूरी फुल फॉर्म देख लेना। डीएलएस की पूरी फॉर्म है डकवर्थ लुईस स्टर्न। बारिश से बाधित मैचों में नया टारगेट तय करने के लिए प्रयोग होता है। पहला 1997 जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच में यूज हुआ था। आईसीसी ने इसको 1999 वर्ल्ड कप से अपनाया है। ये फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस के द्वारा बनाया गया था। 2014 में प्रोफेसर स्टीवन स्टर ने अपडेट किया है। T20 और ओडीआई दोनों में लागू होता है। रिसोर्सेज क्या, विकेट और ओवर के बेसिस पर काम। ठीक है, ध्यान रखना। फिर डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम होता है। पहले यूडीआरएस होता था, पहले अंपायर डीआरएस कहलाता था, लेकिन 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका कोलंबो में इसकी शुरुआत हुई। डीआरएस से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी थे वीरेंद्र सहवाग। T20 में प्रत्येक टीम को 2 डीआरएस मिलते हैं, टेस्ट में 3 डीआरएस मिलते हैं। गलत रिव्यू लेने पर डीआरएस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपका रिव्यू सही निकला तो डीआरएस आपका बच जाता है। हॉक आई, अल्ट्रा एज, हॉट स्पॉट, इन तकनीकों का यूज होता है। आजकल हॉट स्पॉट यूज नहीं होती। हॉट स्पॉट आप देखते होंगे, अगर आपने आपसे कुछ टाइम पहले क्रिकेट मैच देखा होगा, आपसे 3 या 4 साल पहले, तो आप यहां देखते होंगे कि जब क्रिकेट खेल रहे होते थे तो एकदम से इमेज ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाए जाते थे कि बैट से बॉल टच हुई है या नहीं हुई है। वो बोला जाता था, उस चीज को बोला जाता था हॉट स्पॉट। बट कई बार क्या प्लेयर्स अपने बैट के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज ले आते हैं जिससे कि उसका हीट मैप सही ना बने, तो उसमें परेशानी हो सकती है। और बेसिकली लोगों ने हीट मैप को परेशान करने के लिए बैट पर वैसलीन लगाना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के ऐसे कई सारे प्लेयर थे जो अपनी क्रिकेट बैट पे वैसलीन लगाकर आते थे, और जब वो क्रिकेट बैट पे वैसलीन लगा के आते थे तो हीट मैप क्रिएट ही नहीं होता था। तो अगर एज लगता भी था तो पता नहीं लगता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रिकेट का समय और ओवर की लिमिट, ये बड़ा पूछा जाता है। क्रिकेट का समय बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, ये बड़ा पूछा जाता है, क्रिकेट का टाइम कितना है, ओवर की लिमिट कितनी है, ये बहुत पूछा जाता है। जैसे T20 मैच है, इसके अंदर पहली इनिंग के बाद 10 मिनट का ब्रेक रहता है। पहली इनिंग के बाद 10 मिनट का ब्रेक रहता है।
बॉलर अधिकतम 4 ओवर फेंक सकता है, प्रत्येक टीम को 2 डीआरएस मिलते हैं। पावर प्ले पहले 6 ओवर अनिवार्य है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट प्रत्येक पारी में 1 हो सकता है। ओडीआई में 40 मिनट का ब्रेक होता है। बॉलर अधिकतम 10 ओवर फेंक सकता है। पावर प्ले पहले 10 ओवर में होता है। पावर प्ले सेकंड और थर्ड जो होते हैं 10-10 ओवर में वैकल्पिक रहते हैं। 10-10 ओवर के बाद वैकल्पिक रहते हैं। इसके बारे में याद रखना। प्रत्येक टीम को 2 डीआरएस मिलते हैं। मेजरली जो 36 से लेके 40वां ओवर होता है वहां पर भी डीआरएस मिलता है 6 ओवर। लंच ब्रेक टेस्ट मैच में 5 दिन का होता है। लंच ब्रेक 40 मिनट होता है। टी ब्रेक 20 मिनट होता है। इनिंग ब्रेक 10 मिनट होता है। और प्रतिदिन न्यूनतम 90 ओवर फेंके जाते हैं 15 ओवर पर घंटे के हिसाब से। प्रत्येक टीम को 3 डीआरएस मिलते हैं। एक और बात है यहां पर समझना, टाइम आउट भी होता है। अगर 2 मिनट में क्रीज पर नहीं पहुंचे तो आउट होते हैं। ऐसे पहले आउट होने वाले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं श्रीलंका के, जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में इस प्रकार से आउट हुए थे। पावर प्ले में जो आपके ज्यादातर खिलाड़ी होते हैं वो 30 गज के घेरे के बीच में होते हैं। पावर प्ले में क्या होता है कि ज्यादातर खिलाड़ी 30 गज के घेरे के बीच में होते हैं। बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी हो सकते हैं। ये पावर प्ले होता है। नेक्स्ट, पावर प्ले पहले 10 ओवर का जो पावर प्ले होता है 30 गज के घेरे में 9 फील्डर्स होते हैं। केवल 2 फील्डर घेरे के बाहर हो सकते हैं। 6 ओवर का पावर प्ले होता है, 2 बाहर हो सकते हैं, 4 अंदर हो सकते हैं। अंपायर के संकेत भी देख लीजिए, काफी आसान होते हैं अंपायर के संकेत। ठीक है, जैसे अंपायर के संकेत होते हैं इनको भी समझ लीजिए। ठीक है, क्रिकेट का इतिहास भी यहां पर बताया गया है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब 1760 इंग्लैंड में। भारत का पहला क्रिकेट क्लब 1792 कलकत्ता। आईसीसी की स्थापना 1909। पावर प्ले इंपीरियल क्रिकेट ग्राउंड। पहला टेस्ट मैच 1877 ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। भारत ने पहला टेस्ट खेला 1932 लॉर्ड्स में। एक हाथ ऊपर करना, एक उंगली ऊपर करना, एक उंगली ऊपर करना, एक उंगली ऊपर करना, एक उंगली ऊपर करना, आउट। दोनों हाथ ऊपर, छक्का। एक हाथ घुमाना, चौका। एक हाथ खोलना, नो बॉल। दोनों हाथ वाइड, लेग बाई। ठीक है, पैर मोड़कर लेग बाई देते हैं। एक हाथ मोड़ना बाउंसर, और आगे पीछे हाथ करना बाई करना, इस तरीके से। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये आपने कर लिया, बढ़िया। तो ये पहली क्लास है। अभी इसके अंतर्गत कल यहां से आगे का मटेरियल स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लास को थोड़ा जल्दी मैं खुद से ही छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है क्लास का टाइम हो गया, नहीं। आपकी क्लास को आज मैं थोड़ा जल्दी ही छोड़ रहा हूँ। मुझे पता है कि क्लास जल्दी छोड़ी जा रही है। रीजन इसका क्या है कि पहली क्लास है, इस वजह से आप इसके नोट्स बना लेना। आगे आके इसके क्वेश्चन वगैरह सब पर डिस्कशन भी करेंगे। अब बात को समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझेंगे तो कल इसके रिलेटेड बाकी बातें भी करेंगे और बाकी चीजें भी होंगी। भलाराम वो भी स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर इसमें आप समझ पाए हैं मेजरली चीजें तो आपकी इसी प्रकार से चीजें रखी जाएंगी ताकि आप रिलेटिव और रेलेवेंट कंटेंट पढ़ पाए। फालतू भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कल हम बात करेंगे इससे रिलेटेड शब्दावली और इसकी इंपोर्टेंट ट्रॉफीज, उनका हम डिस्कशन करेंगे। यही टाइमिंग रहने वाली है। दूसरा, अगर आप इसके क्वेश्चंस अब लगाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं भाई। यदि आपको इसके क्वेश्चंस लगाने हैं तो अब से ठीक 10 बजे, अब से ठीक मान लीजिए 6 मिनट के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए रेडी रहना। ये क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। लाइक कर लीजिएगा तब तक। ठीक है, 350 के पार लाइक होनी चाहिए पहले ही। जाइए और इसी में, और कमाल की बात है कि आप लोगों की वजह से ही मैंने उसमें पहला जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स ही रखा है, स्टैटिक जी के। मिलते हैं वहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।